साथियों नमस्कार। यह वह दौर है जब हमारे भारत के इतिहास के तमाम चरित्र जो है वो किताबों के पन्नों से निकल करके संसद, विधानसभा और सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गए हैं। आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में एक बड़ा रोचक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों को, इस देश के मुस्लिमों को, जो कि सूफी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो कि मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, उन्हें बाबर का वंशज बताया जाता है। तो अगर रामजी लाल सुमन का कहना था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या वह उन राणा सांगा के वंशज हैं जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। रामजी लाल सुमन के इस बयान से न केवल संसद में हड़कंप की स्थिति रही, संसद के बाहर भी इस पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। उन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर हमले हो रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, वह बहुत कुछ गणित और विज्ञान की तरह है, जिसमें जो चीजें हैं उनको आप बदल नहीं सकते। बीते हुए कल की कौन सी चीज आप बदल सकते हो? उसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो जो है वो है। इतिहास क्या कहता है इस बारे में? राणा सांगा के बारे में क्या कहता है? क्या उन्होंने बाबर को भारत विजय के लिए आमंत्रित किया था? इसके लिए हम चलते हैं कुछ 100 साल पहले, क्योंकि बात तब देश में 200, 300, 400 साल पहले की हो रही है, तो हम सीधे चलते हैं सन 1503 में। दरअसल इस साल का जिक्र इसलिए जरूरी है कि यह वह दौर था जब बाबर ने अफगान पर, काबुल पर, गजनी पर कब्जा कर लिया था और वह एक गांव में रुका हुआ था। तो बताया जाता है, एक किंवदंती है कि एक गांव था, उस गांव का नाम था दिखा काट। ये अफगानिस्तान का एक गांव था। तो उस गांव के मुखिया की जो मां थी, वो 114 साल की थी। उसने बाबर को कहानी सुनाई तैमूर की। उसने बताया कि तैमूर ने भारत पर कैसे आक्रमण किया था और कैसे विजय प्राप्त की थी। आपको बता दें कि जो बाबर था वह फरगाना का रहने वाला था, मध्य पूर्व में, और फरगाना में उसके जो पिता थे वो तैमूर के वंश के थे, लेकिन जो माता जी थी उनकी, वह चंगेज वंश की थी। तो जब उस बुढ़िया से उसने कहानी सुनी तैमूर की, तो उसको लगा कि यार ये तो भारत विजय प्राप्त करना बड़ी बात है, मैं क्यों नहीं कर सकता। 1503 की बात है। काफी समय लगा, बहुत समय लगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने में। बाबर ने जो पहला हमला किया हिंदुस्तान पर, वह किया था
1519 में यूसुफ जई जाति पर उसने उसकी नाराजगी थी, अपनी तमाम वजहों से नाराजगी हो सकती है, तो उस जाति से लोहा लेने के लिए पहला हमला उसने किया। इब्राहिम लोदी था भारत में दिल्ली का शासक। उस इब्राहिम लोदी का एक भाई था और एक चाचा। भाई का नाम था दौलत खान और चाचा का नाम था आलम खान। उन दोनों ने कहा कि आप आइए भारत और यहां पे हमले किए जाए, इब्राहिम लोदी को हराना है। उस वक्त राणा सांगा को भी लगा कि अगर इसको बुला दिया जाए भारत में और बाबर से कहा जाए कि इब्राहिम लोदी को तबाह करो, तो ये एक चूंकि बड़ा शक्तिशाली माना जाता था, उसके पास तो बारूद खाना बड़ा जबरदस्त था। तो फिर हुआ ये कि राणा सांगा, इब्राहिम लोदी का भाई दौलत खान और उसका चचा जान आलम खान, इन तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आओ और भारत पे हमला करो। इब्राहिम लोदी, भारत मतलब क्या, इब्राहिम लोदी पर हमला करो। बाबर चला वहां से। पानीपत का पहला युद्ध, जो तारीख बताई जाती है कि 21 अप्रैल 1526 को, आप सोचिए 1519 में पहला हमला सितंबर में और दूसरा तीसरा हमला भी 19 और 20 में, 1526 मतलब 6 साल लग गए बाबर को भारत में पूरी ताकत के साथ हमला करने में। तो जब अप्रैल माह में 1526 में वो आया पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के लिए, कहा जाता है कि 20 घंटे तक युद्ध चला था। बहुत ताकत के साथ इब्राहिम लोदी लड़ा इस युद्ध को। बाकायदे बाबर ने जिक्र किया है अपने बाबरनामा में कि किस तरह का युद्ध हुआ वो, और 20 घंटे तक युद्ध चलने के बाद उसमें इब्राहिम लोदी अंततः शहीद हो गया। यह सच्चाई है कि अगर दौलत खान ने, अगर राणा सांगा ने मदद न की होती तो बाबर के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता। लेकिन बात और भी है कि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी बहुत ही जिद्दी किस्म का था, उससे जनता बहुत नाराज थी, पब्लिक नाराज थी। बाबर का कहना था कि हमारे पास तो खाली 10-12 हजार सैनिक थे और वो 1 लाख सैनिक और 1000 घोड़े लेकर के आया था। इतिहासकार नहीं मानते इस बात को। आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इतिहासकार ये कहते हैं कि केवल 40,000 की सेना लेकर इब्राहिम लोदी लड़ा इस युद्ध को। हालांकि बाबर बताते हैं कि 1,00,000-1,25,लाख की सेना लेकर के आया था। ये झूठ बात है। तो पराजित कर दिया इब्राहिम लोदी को। दिल्ली पर अपने राजा बन बैठा, भेज दिया हुमायूं को कि जा बेटा आगरा पे शासन करो। दो बहुत महत्वपूर्ण रियासतें थी। दरअसल जब हम भारत की बात करते हैं तो हमको रियासतों की तरह देखना चाहिए। फिर आता है राणा सांगा का मामला। दोबारा राणा सांगा जो है वो सोचे थे कि बाबर जो है एक बार जब हमला किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो तैमूर की तरह लूट मार करके वापस लौट जाएगा। लेकिन पानीपत के युद्ध के पहले तो वो बाबर बार युद्ध लड़ करके वापस लौटता था अपना वहां पे जो उसकी अपनी सत्ता है उसको संभालने के लिए मध्य पूर्व में। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वो लौट कर वापस नहीं गया। अब राणा सांगा का कान खड़ा हुआ। उधर बाबर जो है इस बात को लेकर बहुत नाराज था कि राणा सांगा ने हमको युद्ध में भिड़ा तो दिया, हमसे कहा गया था कि उधर से आप हमला करिए, आगरा की तरफ से हम बढ़ेंगे, और आगरा की तरफ से राणा सांगा आए नहीं। तो ये बात बाबर को नागवार गुजरी थी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि प्लानिंग ये बनी थी कि राणा सांगा, बाबर, दौलत खान ये सब घेराबंदी करके इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
लड़ी गई। तो खैर अब तमाम नाराजगियां बढ़ गई। अपनी राणा सांगा चाहते थे कि किसी भी तरह से बाबर चला जाए, बाबर तैयार नहीं था, उधर बाबर को गुस्सा भी था इस गद्दारी का, जिसकी वजह से खानवा का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में 6 राजा और करीब 100 सवा 100 सरदार लेकर के राणा सांगा बहुत ताकतवर थे। राणा सांगा के ताकत में कोई संदेह ही नहीं है। दरअसल जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब हम इतिहास पे चर्चा करते हैं, तब तमाम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। हिंदू मुसलमान सोच के करते हैं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी रियासतें, उन रियासतों के राजा, हर राजा में तमाम कमियां, तमाम अच्छाई। राणा सांगा बहुत बहादुर थे, अकल्पनीय। माने बाबरनामा में बाबर ने इस बात का जिक्र किया है कि वह शानदार राजा थे। खैर खानवा की लड़ाई हुई और उसमें राणा सांगा शहीद हुए। तो जो लोग ये कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, एक बात सच है, इस बात को मानना चाहिए कि बाबर का भारत में प्रवेश इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के चाचा और राणा सांगा की वजह से ही संभव हो सका था। इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए, कोई किसी का वंशज नहीं है। यह कहना गलत है कि मुसलमान बाबर के वंशज है या हिंदू राणा सांगा के वंशज है। हम लोगों के वंशज जो कोई भी हो, आज हिंदुस्तान में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उस वंश की वजह से नहीं है। इसलिए इन सबसे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। रामजी लाल सुमन का भाषण निश्चित तौर पे चर्चा में रहेगा और वो शायद चाहते भी यही थे, लेकिन उससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी या आम मुसलमानों को आसानी मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्यार बांटते रहिए, प्यार के साथ रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।